अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज प्रोग्राम में बात होगी पार्टी पॉलिटिक्स की, सियासत में जो हलचल आई है उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची में गवर्नेंस के मसाइल की बात होगी और इसको लेकर जो हिकमत अमली बनाई जा रही है, इनसे निमटने के लिए जो रास्ते निकाले जा रहे हैं, इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है सिंध की तरफ से, इसकी भी बात होगी। और पेशावर BRT पर जो कुछ अनासिर की तरफ से रवैया सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस सियासी हलचल की जो कि बढ़ चुकी है। तवील अरसे की खामोशी के बाद मरियम नवाज की एक बार फिर सियासत में एंट्री होती नजर आ रही है। माजी में जब मरियम नवाज ने गैर मामूली खामोशी इख्तियार की तो कभी उनकी खामोशी को मसलहत का रंग दिया गया, तो कभी पार्टी की तरफ से बताया गया कि मरियम नवाज की खामोशी पार्टी पॉलिसी का नतीजा है। मगर अब एक बार फिर मरियम नवाज की खामोशी उन्होंने तोड़ दी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या मरियम नवाज की सियासत में वापसी एक बार फिर कुछ अरसे के लिए होगी, महदूद अरसे के लिए होगी, या बिलाखिर उन्होंने फुल टाइम सियासत करने का फैसला कर लिया है। सियासी और सहाफती हलकों में मरियम नवाज से मुताल्लिक ये तासुर आम है कि मरियम नवाज की सियासत सिर्फ उनके अपने या उनके वालिद के इर्द गिर्द घूमती है। यानी जब तक उन पर या उनके वालिद नवाज शरीफ पर कोई मुश्किल नहीं आती तो वो खामोश रहती हैं, और जैसे ही मरियम नवाज या नवाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत कोई कदम उठाने का सोचती है तो फिर मरियम नवाज अपनी खामोशी तोड़ देती हैं। पिछले हफ्ते नैब दफ्तर में तलबी के नोटिस से पहले मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर खामोश थी, आप सबने देखा। मगर जैसे ही मरियम नवाज शरीफ को नोटिस मिला तो उन्होंने रैली की सूरत में नैब ऑफिस में पेश होने का फैसला किया, जिसके लिए नून लीगी कारकुनों को हरकत में लाया गया। पेशी के दौरान पुलिस और नून लीगी कारकुनों के दरमियान हंगामा आराई भी देखने में आई, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम नवाज ने अपनी एक तवील जो खामोशी थी वो तोड़ दी और एक बार फिर वही नारा लगाया, वोट को इज्जत दो का नारा, जो कि कहीं गुमसा हो गया था। मरियम नवाज के सियासी कमबैक पर आज वफाकी वजीर शेख रशीद ने सवाल उठाया कि मरियम नवाज का नजरिया इतने दिनों डीप फ्रीजर में क्यों लगा हुआ था। ये सवाल किया शेख रशीद ने, जरा मुलाहिजा कीजिए। इतने दिन उन्होंने बयानिया डिफ्रीजर में लगाया हुआ था। इतने दिन जो मरियम साहबा का बयानिया था वो डिफ्रीज़र में लगा हुआ था। सर जी, ये सारी इनकी मूवमेंट्स हैं, इनकी एक ही मूवमेंट है कि हमारी खुदा के वास्ते जान छोड़ो। अच्छा, अब मरियम नवाज की खामोशी पर शेख रशीद ही नहीं, शेख रशीद जो सवाल उठा रहे हैं, सियासी तज्जियाकार भी माजी में इस किस्म के सवालात उठाते रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में ये लिखा था कि अवाम के मसाइल पर तभी उजागर होते हैं जब कोई मुश्किल पड़ती है। यानी मरियम नवाज पर जब मुश्किल पड़ती है तो अवाम के मसाइल उजागर किए जाते हैं। मरियम नवाज पार्ट टाइम सियासत करती हैं, जबकि जमहूर को फुल टाइम सियासतदान की ज़रूरत है। ये सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा। आज से पहले भी ऐसे कई मौके आए जिस पर मरियम नवाज ने तवील खामोशी की, और खामोशी के बाद उन्होंने बात भी करना शुरू की, खामोशी तोड़ी और एक बार फिर खामोशी इख्तियार की। तो ये एवरी नाउ एंड देन होता रहा है। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा होने से पहले भी मरियम नवाज 5 माह तक, जी हाँ 5 माह तक मुसलसल खामोश रही थी। मगर नवाज शरीफ को सजा होने के बाद मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ी और हुकूमत के खिलाफ महाज संभाला। मगर पिछले साल मार्च में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलने के बाद मरियम नवाज एक बार फिर खामोश हो गई। इसके बाद जब नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ी उस वक्त मरियम नवाज जेल में थी, मगर उन्हें नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए हुकूमत ने रिलीफ दिया, और फिर नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने और मरियम नवाज को जमानत मिलने के बाद मरियम नवाज एक बार फिर गोशा नशीनी में चली गई। और अब जब उनसे ये सवाल हुआ कि वो इतने अरसे तक खामोश क्यों थी, तो उन्होंने बड़ा ये गौर तलब बात है, जब ये सवाल हुआ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो इतने अरसे तक खामोश क्यों थी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्हें होस्टेज बनाकर रखा हुआ था, और अगर वो बोलती तो नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। उन्होंने क्या कहा, जरा आप मुलाहिजा कीजिए। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने, कि अगर मैं कोई बात करूँ तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। मरियम नवाज कह रही है कि वो होस्टेज थी, अगर खामोश न रहती तो उनके वालिद को नुकसान पहुँचाया जाता। मगर यहाँ पर अहम सवाल ये है कि अगर इस बात में सदाकत है जो मरियम नवाज कह रही हैं, तो मरियम नवाज ने अब खामोशी तोड़ने का फैसला क्यों किया?
क्या अब वो होस्टेज नहीं है? क्या अब नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता? ये बहुत बड़े सवालात हैं। इन सारे सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा, पहला सवाल तो यही है कि क्या मरियम नवाज अब फुल टाइम सियासत करेंगी या एज अ पार्ट टाइमर ही वो खामोशी तोड़ेंगी और फिर गोशानशीनी में जाएंगी और फिर खामोशी इख्तियार करेंगी? शुक्रिया ज़हेब, लेकिन मैं पहले ये ज़रूर बताऊं कि जो आपने बातें कही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब आपको काफ़ी हद तक मरियम नवाज शरीफ साहबा की मिल गया होगा, मगर मैं उसमें थोड़ा एडिशन ये ज़रूर करूँगा कि हम पर ये इल्ज़ाम था कि इनसे एहतसाब किया जा रहा है इनका, इसलिए ये लोगों को उकसा रहे हैं। दूसरा, हमारे जहन में ये था और लोग ये बात करते थे कि इनको वक्त दिया जाना चाहिए। हमारी खामोशी का एक हिकमत भी थी, उस हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि हम खामोश रहे, इसलिए कि अगर जो ये वादे करते आए हैं, जो बुलंदोबाद ऐलानात ये करते आ रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम इनकी तरह के नहीं थे जो ये लोग हमारी हुकूमत के वक्त करते रहे। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि आज क्या वजह है हमारे बाहर निकलने की, उसकी वजह बुनियादी ये है कि आप ये देखें कि हमारे दौर में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो ग्रोथ आपकी 5.8 पे थी और आज -0 पे चली गई। आप ये रोज़ सुनते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है महंगाई की चक्की में पिस गई, मगर हमारा आज का निकलना और ख़ास तौर पर आपका जो सवाल है कि नैब की पेशी पर इतने लोग क्यों आए और रद्द-ए-अमल इस तरह क्यों आया, आपका बुनियादी सवाल ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ ज़हेब कि उस दिन यकीन जाने कि हमने किसी को कॉल नहीं दी, ये रद्द-ए-अमल था उस चीज़ का कि जो मैंने पहले कहा कि ग्रोथ आपकी थी 5.8 पे और आज कहाँ आ गई, और लोग जिस तरह चक्की में पिस रहे हैं महंगाई की। अच्छा, लोग ये समझते हैं, ये कहिएगा, ये के लिए एक सेकंड के लिए ज़ेब, एक सेकंड के लिए मैं ये कहता हूँ कि इनका लोगों का आज उनको यकीन आ गया कि इनकी तरजीहात जो हैं वो इंतकाम लेना है एहतसाब के नाम पर। इनकी तरजीहात ये नहीं है कि कोई आवाम को रिलीफ दिया जाए, कोई आवाम के लिए या रियासत के लिए कोई काम किया जाए, इसलिए ये रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। जी प्लीज़ अब बताएं। जी नहीं मियां साहब, एक अगर टाइमलाइन देखी जाए ना, 5 महीने पहले भी मरियम नवाज ने बोला और मियां साहब को जब पहले सजा हुई तब भी उन्होंने बात की, तो क्या उस वक्त क्या हालात ऐसे नहीं थे? आप ये कह रहे हैं कि हिकमत का मुजाहरा आपने किया, तो क्या अब ऐसे हालात हो गए? क्योंकि देखिए बड़े बड़े वाकयात हुए इस मुल्क में, सानिया साहिवाल हुआ, उस पर कोई बात नहीं की गई, इसके साथ साथ बड़े बड़े अहम बिल थे जो पास हुए, उस पर मरियम नवाज ने कोई बात नहीं की। सहाफ़ियों से जुड़े जो मामला थे, सहाफ़ियों को जिस तरीके से मामला हुआ अभी वो भी आपके जहन में होगा, उस पर भी बात नहीं हुई। लेकिन जब पेशी होती है और ये अकाउंटेबिलिटी का नैब का मामला तेज होता है, तो ये लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक सियासत है और ये जाती मफाद के लिए सियासत है, इस तरह का तासुर आता है। इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे आप? ज़ेब, इससे ही तो हम बचना चाहते थे कि लोगों में ये तासर दिया जा रहा था कि इनसे एहतसाब इनका हो रहा है, इसलिए ये लोगों को उकसाते हैं। एक तो मैं जवाब उसका दे चुका हूँ। दूसरा, मैं जो आपने गनवाए उसमें एक और एडिशन कर लें, जो पाकिस्तान की शाहराह कटी, जिसको हम कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह कहते थे। आप ये देखें कि 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ और 6 अगस्त को सरगोदा में मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद, तो 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। आप ये देखें तो सही, हम खामोश इसलिए भी रहे कि हम समझते थे कि अगर पाकिस्तान के खैरखा जो हैं, अगर वो समझते हैं कि इनको खामोश करवाने से पाकिस्तान की कुछ सिमत दुरुस्त हो सकती है बेहतरी की जानब, कोई बेहतर मामलात हो सकते हैं मईशत के, तो हम खामोश रहने के लिए तैयार हैं। भाई कर लो, मगर आज मुझे ये बताएं कि मुस्लिम ममालिक के साथ जो आप करने जा रहे हैं, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, ये बताया तो जाए कि आपकी हिकमत अमली है क्या। और 1 साल होने को है मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का, और उसके बाद आपकी एक कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम देखते हुए हम समझते हैं कि अगर लोग खुद से, और मैं ज़ोहेब आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि उस दिन जो रद्द-ए-अमल आया है पथराव का या दूसरा आपने जो शेलिंग के बाद देखा, वो एक ट्रेलर था, इब्तदा एक और चीज आज अगर
एक और चीज़ बताइएगा, मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो खामोश इसलिए थी कि अगर वो खामोश ना होती, उन्हें होस्टेज बनाया हुआ था, खामोश ना होती तो मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंच सकता था। तो इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अब तो वो बोल पड़ी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तनकीद भी उन्होंने की है, तो अब क्या होस्टेज वो नहीं है? क्या मियां नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता? इस पर थोड़ी सी बताइएगा, वजाहत दीजिएगा। देखें ज़ुहैब, मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ और पूरी कौम इस पर आज क्लियर कम से कम हो चुकी है कि इनके होते हुए पाकिस्तान की खारजा दाखिला पॉलिसी जिस दुराहे पर खड़ी है। ये तो आप जनरल बात कर रहे हैं, ये तो आप ये बात कर रहे हैं मिस गवर्नेंस की सारी बातें, लेकिन जो मरियम नवाज ने कहा उसका थोड़ा जवाब दें कि उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं बोली थी, यानी वजह बताई उन्होंने ना बोलने की, तो अब बोलने की वजह भी तो वो बताएं, सामने लाएं कि अब क्या ये नहीं हो सकता, ये खतरा नहीं? बिल्कुल सीधी है कि अगर डिक्टेटर के आने से 50 साल 60 साल मुल्क पीछे चला जाता है तो इसके 5 साल पूरे करने से मुल्क 50 साल पीछे चला जाएगा। और बात सीधी है ज़ुहैब कि पाकिस्तान के तमाम जो पाकिस्तान से मुखलस हैं और तमाम अदारों को मिल के, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक आईनी तरीका है इससे जान छुड़ाने का, वो तो बलूचिस्तान असेंबली और सेनेट के इंतखाबात से उसके कमी भी है। मियां साहब 2-3 सवाल और हैं जी, वक्त की कमी है, 2-3 सवाल और हैं। जी बिल्कुल। अब देखना पड़ेगा कि क्या लोग रोडों पे आए और इससे जान छुड़ाएं और उसके क्या नुकसानात होंगे, ये सब सोचने का वक्त है, ब्लैकमेलिंग से निकलने का वक्त है। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान को हटाया गया तो ये ब्लैकमेल करेगा या इसका मुतबादल नहीं है, भाई कौम पे छोड़ें ये। लेकिन सर मसला इसमें ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप भी कंफ्यूजन का शिकार है ना, पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़े तजियाकार ये कह रहे थे, तनकीद नाक़िदीन ये कह रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ उसमें मौजूद नहीं थे, बैठे हुए नहीं थे, उन्हें बैठा होना चाहिए था, और उस तरीके से वो आउटस्पोकन, वो यानी आगे एक अमली तौर पर किरदार अदा नहीं कर रहे हैं मरियम के साथ। तो ये पार्टी रिफ्ट की भी बात होती है, बड़ी तनकीद होती है इस पर। नहीं ज़ेब, मैं ये 35-40 साल से बातें सुन रहा हूँ और पाकिस्तानी कौम भी सुन रही है कि कोई इनमें शरीफ ख़ानदान में कोई तकसीम है। और भाई बात सीधी सी है, एक बड़ी जमात है, उसमें हर बंदा अपनी राय देता है, तरीक़ाकार अपना जो है वो बताता है, फैसला तो कायद करता है, और इसी तरह आज तक होता आ रहा है। जो लोगों की ये सोच है वो बिल्कुल आंखें बंद करके कान भी जो है अपने बंद कर लें, ये हो ही नहीं सकता कि पार्टी रिफ्ट किसी किस्म की। एक और बस मौलाना साहब के बारे में बताया, वो बहुत तनकीद करें। आज़ादी मार्च में भी जिस तरीके से उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि मुश्तरका अपोजिशन नहीं हुई, पीपल्स पार्टी पे भी उन्होंने तनकीद की, आप पर भी की, तो वो अभी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी खासतौर पर जब हुकूमत कहीं फंसती है तो फिर उनको बेल आउट भी करते हैं, वो साथ नहीं है अपोजिशन उस तरीके से। तो इस तनकीद का जवाब भी आप क्या देंगे? नहीं, ये बात किसी हद तक मौलाना साहब की दुरुस्त है, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा था कि बहुत सी जगहों पे हमने JUI के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया, उस पर उन्होंने माजरत की थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरा मैं ये आपको कह दूं, जहां मैंने ये कहा है कि कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, वो मेरा ख्याल है कि ड्रेस हमने किए भी हैं और हमें करने भी चाहिए। और जहां तक ये फैसला है कि मरियम नवाज शरीफ का बार बार ये सवाल उठता है कि वो मुतहर्रिक रहेंगी नहीं, भाई जब पूरी कौम जो है 20 करोड़ आवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो चुकी है, हो रही है, तो जो जमात की लीडरशिप पीछे रह जाएगी वो कल को किस मुंह से उस 22 करोड़ आवाम के पास जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ है, और ये तो बड़ा अर्ली होगा ये बात करना कि 20 करोड़ आवाम जो है वो खड़े हो गए। अब ये फैसला नून लीग को और अपोजिशन को ही करना होगा कि वो किस तरीके से हिकमत अमली बनाते हैं और मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए नया पाकिस्तान। अब बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो कि हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है। सिंध में गवर्नेंस का मामला है और इंतजामी मामला, जिस पर एक टग ऑफ वॉर जारी है वफाक और सिंध के दरमियान, और रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 149 की बात हो रही है, 234 की बात हो रही है, 235 की बात हो रही है, 18वीं तरमीम को अमेंड करने की बात हो रही है। तो अब ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बयानात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दोनों तरफ से। वफाक और सिंध के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर सियासी महाज़ाराई पिछले कई अरसे से जारी है, लेकिन अब ये मसला एक बार फिर सर उठा रहा है। वफाकी हुकूमत और PTI रहनुमाओं की जानिब से कराची में वफाक की मुदाखलत से मुताल्लिक़
मुताल्लिक मुसलसल ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिस पर सिंध हुकूमत तशवीश का इजहार कर रही है। क्या कराची को सिंध से अलग किया जा सकता है? क्या वफाक बराह रास्त कराची में मुदाखलत कर सकता है? क्या वफाकी हुकूमत आर्टिकल 149 के तहत कराची का इंतजामी कंट्रोल संभाल सकती है? ये बहुत बड़े सवालात हैं। ये वो सवालात हैं जिन पर पिछले कुछ दिनों से कयास आराइयाँ जोरों पर हैं और कल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने यह बयान देकर इस इम्कान को मजीद तक़वियत बख्श दी है कि वफाकी हुकूमत बहुत जल्द कराची के इंतजामी मामलात में मुदाखलत का मनसूबा बना रही है। सोशल मीडिया पर दिए गए एक इंटरव्यू में असद उमर ने यह दावा किया कि NCOC के जरिए कराची में बड़ी तब्दीलियां जल्द मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर काम जारी है और बहुत जल्द इस हवाले से अवाम को खुशखबरी मिलेगी। असद उमर ये कह रहे हैं कि कराची में काम करने के लिए NCOC के तजुर्बे से मदद मिलेगी। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि 18वीं तरमीम के तहत तो सेहत और लॉ एंड ऑर्डर भी सूबाई सब्जेक्ट है, मगर आपने ये देखा कि कैसे लॉकडाउन के दौरान वफाकी हुकूमत ने NCOC के जरिए इन मामलात पर भी अहकाम जारी किए। तो इसी तरह कराची में मजीद कामों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी असद उमर ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के बाद NCOC का जो प्लेटफॉर्म था वो गैर फाल नहीं होगा, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को कराची में मजीद तब्दीलियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। असद उमर से पहले गवर्नर सिंध, असद उमर ने यह बात नहीं की है, इससे पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी कुछ रोज पहले प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में यह दावा किया था कि वफाकी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149 का निफाज कर सकती है और वफाक की जानिब से ऐसे इकदाम लिए जा सकते हैं जिससे कराची की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। क्या कहा था आज शाहजेब खानजादा में गवर्नर सिंध ने, ये भी जरा देखिए। हमारे पास मेरा ख्याल है कोई स्टर्न एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। 149(4) को इम्पोज किया जा सकता है या उसको कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन ऐसे देखे जा सकते हैं कि जिसके अंदर कराची की बेहतरी ज्यादा तेजी से मुमकिन हो सके। गवर्नर सिंध कराची में आर्टिकल 149 के निफाज की बात कर रहे हैं, जबकि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दावा किया था कि वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से मुख्तलिफ आईनी और कानूनी पहलुओं को संजीदगी से उन पर गौर कर रही है, जिसकी तफसील अभी नहीं बताई जा सकती। कराची में वफाक की मुदाखलत के इन बयानात पर कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि आइन में ऐसी कोई शक नहीं है कि कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए। कराची को वफाक के हवाले करने का ख्याल जिसका भी है वो दिमाग से ये ख्याल निकाल दे, और अगर ऐसा कोई एक्शन लिया भी गया तो सिंध के अवाम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सिंध की हुकूमत को छेड़ा गया तो वफाकी हुकूमत भी नहीं बचेगी। रहमान मलिक ने क्या कहा, यह भी जरा सुनिए। भाई मुझे आइन बता दो, कानून बता दो जिसके तहत ये हो सकता है। किसी की ख्वाहिश, और ये पहले दिन से नहीं हुई, ये ख्वाहिश बहुत पुरानी है। हम आइन की पासदारी चाहते हैं और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। तो मैंने कहा ना, जिसके दिमाग में यह हवा है वो हवा निकाल। अगर सूबा सिंध को छेड़ा और इस हुकूमत को कुछ भी नुकसान देने की कोशिश की गई, चंद दिनों के बाद फेडरल गवर्नमेंट भी घर चली जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाएं, ये बेहतर होगा। वाज़े तौर पर रहमान मलिक ये कह रहे हैं कि अगर सिंध को छेड़ा गया तो चंद ही दिनों में वफाकी हुकूमत भी चली जाएगी। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बार फिर लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। वफाक कराची में इंतजामी मुदाखलत की बातें कर रहा है, जबकि सिंध हुकूमत वफाक को ऐसे इक़दामात से बाज रहने का कह रही है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि पिछले कई सालों से कराची की जो सूरत हाल है सबके सामने है, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है। तहरीक इंसाफ के 14 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक कराची से है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर अली जैदी फैसल वाडा का ताल्लुक भी कराची से है। इसलिए वफाकी हुकूमत पर दबाव है कि जिस शहर ने उन्हें मैंडेट दिया है उसके हालात को बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत कुछ करे, क्योंकि यहाँ मामूली सी बारिश चंद घंटों में पूरे शहर को डुबो देती है। कराची में बिजली का निज़ाम आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाही का शिकार है। पीपल्स पार्टी की मुसलसल 12 साल हुकूमत के बावजूद कराची में अब तक एक भी मेट्रो बस जैसा बड़ा ये जो ट्रांसपोर्ट मंसूबा है ये शुरू नहीं किया जा सका। इसी दबाव को देखते हुए वफाकी हुकूमत कराची में इंतजामी मुदाखलत के दावे कर रही है, मगर ये पहली बार नहीं है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध या कराची को लेकर कोई दावा किया हो। इससे पहले भी चाहे सिंध में गवर्नर राज लगाने का मामला हो, सिंध असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हों,
या विफाक की सिंध में बराह रास्त मुदाखलत और 18वीं आईनी तरमीम पर नजरसानी की बातें हों। PTI के रहनुमा मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसे दावे करते रहे हैं जिससे विफाक और सिंध के दरमियान सर जंग में शिद्दत आती जा रही है और बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने दावों से पीछे भी हटते रहे हैं। विफाकी हुकूमत के लोग पहले भी इस किस्म के कई दावे कर चुके हैं जिससे सिंध और विफाक के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, मगर तकरीबन हर दावे से विफाकी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा है और अक्सर दावे सिर्फ दावे ही रहे हैं। अब एक बार फिर विफाकी हुकूमत कराची में इंतजामी मुदाखलत की बातें कर रही है। ये दावे किस हद तक पूरे होंगे, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजमान हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेरजमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला तो सवाल यही आपसे कि विफाक आखिर करने क्या जा रही है सिंध को लेकर, क्योंकि बड़े ऑप्शंस इस वक्त ज़ेर बहस हैं। गवर्नर राज 149 और फिर 234, 35, 235 की बात हो रही है, तो आखिर आपका प्लान है क्या कराची को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल में एक लास्ट ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को, जिसके अंदर हमारी ख्वाहिश यही होगी कि अपनी सिंध को जो है वो दुरुस्त कर लें और आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसको हल कर लिया जाए। कम से कम लाहे अमल बता दिया जाए, कोई टाइमलाइन दे दी जाए और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीके से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ बैठ के काम करने को भी तैयार है। अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और अपनी यही ज़िद दिखाई जाती है कि हमने काम करना नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से वफाक में मेंटली तौर पर ये तैयार हो गई है और जाहिर है कि इसका प्रेशर बहुत वज़ीर आज़म साहब के ऊपर भी है। तहरीक इंसाफ के कराची से रिजर्व सीट्स को मिला के 30 MPs हैं, 14 से 16 MNAs हैं। तो कराची के लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या कब तक वो तो सवाल करते हैं, लेकिन किस बात के लिए विफाक तैयार हो गई? पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। किस बात के लिए विफाक तैयार हो गई है? क्या आपने फैसला ले लिया? किस बात के लिए तैयार है कि कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिसके ज़रिए सुबह सिंध की आवाम को, कराची के लोगों को रिलीफ दिया जाए, जिसके ज़रिए आवाम के मसाइल हल हो सकें। देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे सफाई सुथराई की बात करें, चाहे स्टॉर्म ड्रेन्स की बात करें, और वो ऐसे इकदाम जो है उसमें सिंध हुकूमत को लेना मैंडेटरी है। चीज़ है वो ऐसे इकदाम होंगे जिसमें सिंध हुकूमत को लूप में लेना मैंडेटरी होगा या नहीं? मैंने आपसे फरमाया है कि एक ऑप्शन ज़रूर आखिरी लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, जिसमें तहरीक इंसाफ साथ मिलकर बैठने को भी तैयार होगी इनके साथ और इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर उस ऑप्शन को पीपल्स पार्टी जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो फिर मेरे ख्याल से जो आखिरी लास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा, चाहे उसके अंदर कोई आर्टिकल हो, चाहे उसके अंदर गवर्नर रूल हो, जो भी ऐसा रास्ता जो आइन के अंदर वो रास्ता लिखा हो, कोई गैर आइनी काम नहीं किया जाएगा। जो आइन में, जो किताब में लिखा है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब हम इस बात पे बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि ये एक जमहूरी हुकूमत है और आवाम जो है 2023 तक रोती रहे, सिसकती रहे, पीने का पानी ना मिले, स्कूलों में तालीम ना मिले, अस्पतालों में इलाज ना मिले और हर जगह सीवेज आपको उबलता हुआ नज़र आए, टूटी हुई सड़कें हों, कचरा उठे ना लोगों का, सूरत हाल जो लॉ एंड ऑर्डर की है वो ख़राब हो, तो वफाकी हुकूमत का फिर फ़ायदा क्या? वफाक को एट एनी कॉस्ट आके कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आज पीपल्स पार्टी के वोटर्स अपने कहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर कि ठीक है, कराची से वोट नहीं मिला इनको, क्या लड़काना में भुट्टो साहब के जियालों को आज ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, बेसिक नेसेसिटीज़? क्या जरदारी साहब के वोटर्स को नवाब शाह में मिल रही है? क्या सेवन में जो है मुराद अली शाह साहब के वोटर्स को मिल रही है? या इनके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर अली शाह जहाँ से इलेक्ट हुए हैं सखर से, वहां पे लोगों की जिंदगी कोई पुरसुकून जिंदगी है? पीपल्स पार्टी तो एक अजाब बनकर सिंध की आवाम के ऊपर जो है नाफिज हो गई है। जिस तरीके से ये बातें हो रही, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में तमाम सियासी जमातें और मिलके मुशावरत से अगर फैसले हों, क्योंकि उनके पास भी मैंडेट है सिंध का। अब जैसे फैसल वार्डा कहते हैं कि उड़ा के फेंक दो, 18वीं तरमीम को उड़ा के फेंक दो, इसको खत्म कर दो मुकम्मल तौर पर, और ये जो हार्श एक बयानात हैं, क्या ये इन बयानात से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है? बेहतर ये हो कि आप सिंध के साथ, हुकूमत के साथ मिलकर बैठे और कोई लाहेअमल प्लान निकालें। ये तो बड़ी रिफ्ट है, बड़ी कन्फ्रंटेशन एक शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। नहीं, देखें, आपकी जो बात है वो 100% दुरुस्त है। जो आपने कहा ठीक कहा कि मिलकर बैठकर ना, तो चलें ठीक है, हमने 2 साल ऑपोजिशन की, एक दफ़ा मिलकर बैठकर भी एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है। नहीं, लेकिन एक दफ़ा भी आखिरी मौका, और ये एक दफ़ा, तो ये बड़े अजीब ये अल्फाज, जो आखिरी मौका हम दे रहे हैं। अब ये जब वहां जाएगा पीपल्स पार्टी सुनेगी, तो वो जाहिर है हमारे पास लोगों के
लोगों के हाथ हमारे गिरेबानों तक आ गए हैं। मैं एज एन प्रेसिडेंट पीटीआई कराची, मुझसे पूरा शहर सवाल कर रहा है कि कराची के लिए आप क्या कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताएं सर कि 3 दिन में एनडीएमए ने सारे वो नाले साफ कर दिए जो 12 साल से ही नहीं कर सके। 12 साल से जो काम नहीं कर सके एनडीएमए ने 3 दिन में कर लिए। आप मुझे बताएं कि जो काम वफाक ने 3 दिन में कर दिया, ये 1200 साल भी अगर पीपल्स पार्टी रहेगी ना, माफ़ी के साथ, माजरत के साथ, मैं समझता हूँ काम नहीं कर सकेगी। लिहाजा एक दफ़ा उंगली पकड़ के ज़रूर कोशिश करेंगे और अदरवाइज़ फिर मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सिंध के अवाम के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, जिसमें वफाक सूबे को सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन याद रखें, आखिर में मैं आपसे ज़रूर बात कहूँगा कि जिस तरीके से पंजाब केपी बलूचिस्तान वज़ीर आज़म का है ना, इसी तरीके से सूबा सिंध भी वज़ीर आज़म का है। लोग जो है डिमांड करते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि सिंध के अवाम के मसाइल को हल किया जाए। कब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर छोड़ा जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि इनके पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद ही नहीं है। हर मिनिस्टर इन्होंने आजमा लिया। आप मुझे बताएं ना कि पिछले 7 साल का अगर आप मुझसे बात कर लें तो ओवैस मुजफ्फर टप्पी जो इनके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर होते थे, और आज नासिर शाह से। अच्छा, एक और सवाल मिनिस्टर डिलीवर कर सका सर? एक और सवाल, क्योंकि आप यहाँ सिंध से इलेक्टेड है, तो आपके साथ और वफाकी हुकूमत में जीडीए भी है और वो भी सिंध में रिप्रेजेंटेशन उनकी है, तो आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं और एमक्यूएम भी इत्तेहादी जो आपकी जमातें हैं, क्या उनके साथ आप अलाइन हैं? उनको लूप में लिया हुआ है कि जो भी ऑप्शन वफाक अपनाता है वो उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मेरी नज़र के अंदर मेरी ख्याल है कि जो भी अपोजिशन की जमात अगर आज इस स्टैंड के साथ नहीं खड़ी होगी तो उसका मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि सिंध के लोग बात तो हुई होगी ना। यानी अभी तक की क्या स्टेट, अभी तक का स्टेटस क्या है? अभी तक का स्टेटस क्या है? हम सब एक पेज पर, हर सियासी जमात आज की तारीख के ऊपर एक पेज के ऊपर है कि वफाक ने सूबे सिंध के मसाइल हल करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर निकालना होगा जो कि एक आइनी ऑप्शन होगा। देखिए ना, अगर हम गवर्नर रूल की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की चीखें निकल आती हैं। क्या जरदारी साहब ने गवर्नर रूल पंजाब में नहीं लगाया था? तो इसका मतलब है जो अगर ये काम करें तो वो ठीक है और हम करें तो गलत है। हम तो बेसिकली इनको बार बार वार्न कर रहे हैं ना। देखें, एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है? वो अपने बच्चों को पहले समझाता है, फिर डराता है, धमकाता है, आखिर में डंडा उठाता है ना। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप हमारी जगह हो तो आप क्या करें? तो ये डंडा उठाने का से सिसकने देंगे? इसी तरह सिंध की आवाम रोती रहेगी? जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सबके सामने है। वो ये कहते हैं सिंध पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना देंगे, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ भी बहुत ही सख्त सामने आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नया पाकिस्तान। प्रोग्राम में बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा ये मामला है, पेशावर बीआरटी का मामला, और इस पर हम तनकीद भी करते हैं। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है कि भाई डेडलाइंस दी गई थी और डेडलाइंस को फुलफिल नहीं किया गया, फिर बजट भी ज्यादा लगा। लेकिन इससे बिल्कुल हटकर अब ये प्रोजेक्ट बन गया है और इसको लेकर कुछ शरपसंद अनासिर जिस तरीके से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी बात होगी। पेशावर बीआरटी मंसूबे को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इस मंसूबे के इफ्तिताह के फौरी बाद शहरियों की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और जो वीडियो सामने आ रही हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कानून की खिलाफ वर्जी से रोकने वाले अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। टिकट मशीन्स खराब कर दी गई, बस की सीटों को नुकसान पहुंचाया गया, मुसाफिरों ने एक्सपायर्ड टिकट पर सफर किया और टिकट बैरियर्स को भी फलांगा गया। न सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की समाजी फासला अपनाने और मास्क पहनने की हिदायत की भी धज्जियां उड़ा दी गई। अब अवाम का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। यहाँ अवाम को यह जानना जरूरी है कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 69 अरब रुपए ये खतीर रकम खर्च की गई है और ये अवाम के लिए मंसूबा बनाया गया है, जिसमें न सिर्फ अवाम के टैक्स का पैसा शामिल है बल्कि इसे मुकम्मल करने के लिए भारी कर्ज भी लिया गया है। इस मंसूबे का मकसद पेशावर के लोगों को जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया करना था ताकि उनकी जिंदगी में आसानी लाई जा सके। बेशक बीआरटी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है, लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान का असासा है, तो हमें बिल्कुल इसको इसी नजरिए से देखना होगा। इस मंसूबे में हम पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया है, हमारे फायदे के लिए बनाया गया है। ये मंसूबा हम सब पाकिस्तानियों का है और इसका ख्याल रखना और इसकी कदर करना ये हम सब पर लाजिम है, हमारा फर्ज है बीइंग पाकिस्तानी। और अगर इस मंसूबे को या किसी भी मंसूबे को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये मुल्की वसाइल का नुकसान है। इसके अलावा आवाम को यह भी समझना चाहिए कि कोरोना वायरस के केसेस में बेशक कमी आई है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। हमें SOPs पर अमल करते रहना है।
ये जो हम कर रहे हैं, मेट्रो पर सफर करते हुए लोग समाजी फासले को अपनाएं और मास्क पहने, ताकि न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी महफूज बनाया जा सके। अब जो ये रवैया अपनाया गया, ये सारी सूरत हाल जो लोगों की जानिब से, कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से की गई, इसकी वजह से हुकूमत ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए 250 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात करने का, इसके रूट्स पर तैनात करने का फैसला किया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो ये जो 250 एहलकार वहां तैनात किए गए हैं, ये किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन ये अफसोसनाक रवैया जिसको हम तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, और आपको इसके बारे में सोचना भी होगा, खासतौर पर पेशावर के अवाम को। प्रोग्राम में बस इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। नया पाकिस्तान से ज़ोएब हसन को दीजिए इजाजत।